नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम 10 फरवरी का प्रथम शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 28 दिसंबर से लेकर 9 फरवरी तक के सभी पेपर की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। यदि आपको वो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन जाके चेक कर सकते हैं। और आज का जो पेपर है प्रथम शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि पेपर पास में आ चुका है। तो आज के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे और जो भी बाकी सवाल है और ये सवाल इसके आपको पीडीएफ के अंदर सारे के सारे सवाल मिलेंगे, यानी कि जितने पेपर में पूछे गए थे वो सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया था? वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करें और अभी तक आपने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो अभी भी आपके पास मौका है। मॉक टेस्ट सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनने वाला है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सेक्शन वीक है, अभी भी आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 60 रुपये का और डिस्काउंट मिलने पर इस डील को आप 339 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी, जिसमें सारे एग्जाम 400 प्लस एग्जाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 1 वर्ष की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट है वो एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये आप डील ग्रैब कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चंस का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। इस पेपर में प्रथम शिफ्ट का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या n का मान बताना है आपको। एक संख्या है ये 288 इंटू n। इसका गुणनफल क्या है? इसका गुणनफल क्या है कि एक घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, तो n का मान ऐसा क्या रखा जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, घन बन जाए। तो देखो, सबसे पहले आप 288 के टुकड़े कर लीजिए। 2 से भाग दोगे तो 144 आ जाएगा, फिर 2 से दोगे तो 72 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 36, और वापस करोगे 18, और 18 को भी 2 से करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा। ये हो चुके हैं इसके टुकड़े। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो कितना आ चुका है, 2 की पावर 5 आ चुकी है और 3 की पावर 2 आ चुकी है। अब देखो, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या होता है, जो पावर होनी चाहिए वो 3 की गुणज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कितनी दिखाई दे रही है? 5 दिखाई दे रही है, जो कि 3 की गुणज नहीं है। और यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है, वो भी 3 की गुणज नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 1 जोड़नी पड़ेगी, और इसी प्रकार 3 की पावर 1 जोड़ोगे तो यदि 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, और इसी प्रकार 3 की पावर 2 दे रखी है, उसमें भी 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। तो हमें 1 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें। ठीक है, ऐसा करना पड़ा। और देखो, 2 इंटू 3 हुआ, इसका मतलब कि 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। इसका मतलब क्या है? ये 2 इंटू 3 हो चुका है। और तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 2 इंटू 6 हो चुका है। तो इसके बाद में क्या होगा? पावर आपस में जुड़ जाएगी, 2 की पावर 6 हो जाएगी और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब ये क्या हो चुकी है? 3 की गुणज हो चुकी है। तो ये परफेक्ट क्यूब बन चुका है, एक पूर्ण घन बन चुका है। तो अब ये पूर्ण घन बन चुका है, इसके लिए हमको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे हम पांचवा सवाल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या दिया गया है आपको? एक दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है, और नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसका 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? ठीक है, वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में कितना है? पानी 5% है, जो दूध है उसमें 5% पानी है स्टार्टिंग में। टोटल स्टार्टिंग के अंदर 10 लीटर मिश्रण है। अब हमें जो पानी है उसको 2% करना है, तो कितना दूध और मिलाना पड़ेगा? तो देखो, इसको कैसे करेंगे, 1 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे आप, कि जैसे जो चीज चेंज नहीं हो रही है हम उसको लेंगे। अब देखो, इसके अंदर क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है, यानी पानी उतना का उतना ही है, जितना पहले था उतना ही अभी है। तो देखो, पानी की पहले मात्रा कितनी थी? 5% थी, ऊपर लिख दिया। अब कितनी है? 2 है, नीचे लिख दिया। इसको आप 1 में से घटाओगे। ठीक है, इसको आप 1 में से घटाओगे और क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो देखो, अब इसको यदि मैं घटाता हूं तो कितना आता है मेरा? 3/2 आ जाता है, इंटू 10, यानी कि 15 आ चुका है। 15 आ चुका है, 15 लीटर। इतना हमें और मिलाना पड़ेगा।
इतना मिलाना पड़ेगा आपको, और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सवाल नंबर 13 है। ये बाकी सवाल आपको सब पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। एक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप का 3 गुना है। कोणों के माप क्रम से ज्ञात कीजिए। देखो पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है। यदि x और y बराबर 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। तो देखो यदि वो कह रहा है कि एक कोण x है तो दूसरा कोण इसका 3 गुना है, तो 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। दोनों का योग 4x होगा, वो 90 के बराबर है। तो x का मान यहाँ से 22.5 डिग्री आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। तो पहला कोण हमारा x था तो उसका मान कितना हो चुका है, 22.5, और दूसरा कोण 3x था तो उसका मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22.5, ये आपका 67.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। किसी भी दो सम पूर्ण वर्गों का महत्तम समापवर्त एचसीएफ कम से कम के बराबर होगा। अब देखो, एक सम, पहले तो कह रहा है एक संख्या सम है। सम का मतलब उसमें एक दो तो आएगा ही आएगा। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग कब बनता है, जो भी उसके टुकड़े हैं, जो भी अभाज्य टुकड़े हैं वो उसके अंदर दो बार पाए जाएंगे, चाहे 3 हो 2 हो, जो भी अभाज्य संख्या है वो वर्ग के अंदर हमेशा 2 बार आती है, ये तो आपको पता है। जैसे कि हम 4 की बात करते हैं, ठीक है, 2 का वर्ग 4 है तो 4 के अंदर 2 कितनी बार आया, वर्ग करते हैं तो उसका क्या करते हैं, 2 बार लिख देते हैं। इसी प्रकार 6 की बात करो आप, 6 के टुकड़े, 6 का वर्ग 36 होता है, टुकड़े करोगे तो यहाँ पर तो आपको 2 इंटू 3 मिलेगा। यहाँ पर कितना है, जो टुकड़े थे उनके, उनका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया, इस प्रकार से। यानी कि कोई भी क्या था, पूर्ण वर्ग, यानी कोई भी सम वर्ग मिलेगा। यदि आपको कोई भी संख्या वर्ग है और वो सम है तो उसके अंदर कम से कम 2 तो होगा। और कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। क्योंकि यदि एक बार होता तो जब हम उसका अंडरूट लेते तो अंडरूट का साइन लग जाता, ठीक है। अंडरूट क्यों नहीं लगा, क्योंकि 2 बार 2 आएगा, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो उसमें कभी भी अंडरूट नहीं होता है। वो पूरा का पूरा यदि आप करोगे तो एक संख्या बन जाएगी। जैसे कि आप बात करो 324 की बात करते हैं, इसके यदि आप अभाज्य टुकड़े करते हो तो ये 18 इंटू 18 होता है, यानी कि 18 का वर्ग होता है। और ज्यादा टुकड़े करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2, इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखो सारी संख्या सम है, इसका मतलब कम से कम हर संख्या के 2 टुकड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो यदि वो कह दे आपको पूर्ण सम पूर्ण वर्ग है, यानी कि 2 होगा और 2 है तो एक 2 और होगा, यानी कि 2 2 होंगे। तो इसका मतलब यदि हम ऐसी 2 पूर्ण वर्ग सम, यानी सम वर्ग का एचसीएफ लेते हैं तो कम से कम कितना कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, यानी कि उनका एचसीएफ कम से कम तो 4 तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। आपको ये एक संख्या दे रखी है और इसका मान पूछा गया है। तो यदि हम यहाँ से एबीसी का मान निकाल लें तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब एबीसी का मान क्या होता है, ये जो भी संख्या दे रखी है आप इसको बटे में ले आओ, ए के, बी के, सी के, वही एबीसी का मान होगा। अब आप कहोगे कि बटे में कैसे लाएं, तो जो भी संख्या दे रखी है एबीसी के गुणनफल में आप उसका एलसीएम निकाल लो और एलसीएम से इसको डिवाइड कर दो। जैसे तीनों के एलसीएम की बात करते हैं तो 12 आएगा। 12 को प्रत्येक से यदि डिवाइड करते हो, हर संख्या को यदि आप 12 से डिवाइड करते हो तो ए के बटे 4 आ जाएगा, बी के नीचे 3 आ जाएगा और सी के नीचे 2 आ जाएगा। बस अब यही हमारे मान है, ए का मान 4 हो चुका है, बी का 3 हो चुका है और सी का 2 हो चुका है। अब आपको देखो दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, अनुपात में हमारे पास ये मान आ चुके हैं तो हम निकाल सकते हैं कि ए को यदि इसके बराबर है, मैंने मान लिया ए के बराबर इसको, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यदि पहले के इसके ए बट्टे 4 को यदि मैं के बराबर रखता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। इसी प्रकार से बी का मान 3 के आ जाएगा और सी का मान कितना आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। तीनों के मान आ चुके हैं, मान रखो इस इक्वेशन में। ये आ जाएगा आपका 4k प्लस 3k प्लस 2k, इस प्रकार से हो जाएगा। बराबर आपको 27√29 दे रखा है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर यदि हम जोड़ते हैं इनको कितना आ जाएगा, ये आपका 9 के आ जाएगा बराबर 27
27 अंडरूट 29 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका के का मान कितना आ जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और अंडरूट 29 तो बच जाएगा। के का मान आपके पास इतना आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखो 4k है, 3k है, सी का मान 2k है, तो यहाँ से मान आ जाएगा। ए का मान कितना हो चुका है, सबके साथ हम इतना लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये अंडरूट ले लिया है, ए का स्क्वायर करना है तो 4k का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 16k स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से बी का स्क्वायर करोगे तो 9k स्क्वायर आ जाएगा और सी का करोगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा। मान हम k का बाद में रखेंगे, ठीक है, ये आ चुका है। अब आगे इनको जोड़ोगे तो 16 और 9 25 होते हैं, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29k स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। तो अंदर के स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा और बचेगा अंडरूट में 29 बचेगा। अब आप के का मान रख दो, फाइनली अब आप के का मान रख दो। के का मान रखोगे तो कितना रखोगे, 3 अंडरूट 29 और 1 अंडरूट 29 पहले से, तो अंडरूट 29 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 3 इंटू 29 हो जाएगा, ये कितने के बराबर आएगा, 3 इंटू 29 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 87 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये हो चुका है हमारा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। समान ऊंचाई वाले, यानी कि हाइट है जो सबकी दोनों की सेम है, समान ऊंचाई वाले एक बेलन है और एक लंबवर्तीय शंकु के आयतन समान है। चलो आयतन की बात हो रही है, समान है वो। बेलन और शंकु का आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कहा है उसने, एक तो बेलन है, ठीक है, और एक क्या आपका शंकु है, ये है। दोनों के आयतन क्या है, बराबर है, तो इसका आयतन लिखें पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बराबर किसके, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि एच एच तो बराबर है, तो ये यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, मगर त्रिज्या बराबर नहीं बताई है, तो हम इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। अब जो कट रहा है उसको पहले आप काट दो, पाई से तो देखो पाई कट गया है, एच से एच कट जाएगा। अब देखो R1 R2 को इधर ले आता हूं तो नीचे आएगा, 1/3 बचेगा आपके पास। तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर इतना आ चुका है, तो यहाँ से R1/R2 कितना आ जाएगा, त्रिज्या का रेशियो कितना आ जाएगा, इसका अंडरूट लेना पड़ेगा आपको। एक का अंडरूट 1 होता है और अंडरूट 3 का अंडरूट √3 हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन कर रहा है कि 1/3, आपको देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे भी है ना √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो क्यों कहा, क्योंकि नीचे हर में ज्यादातर बार हम ऐसा ही करते हैं कि √3 को हटाने की कोशिश करते हैं, तो √3 नीचे 3 हो गया, √3 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 19, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कुल राशि इतनी दे रखी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात आपको ये दे रखा है। तो पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। ऐसे सवालों में क्या करोगे, सबसे पहले अब मैंने बताया कि आप 1 रुपए लिख लोगे, 50 पैसे लिख लोगे और 25 पैसे लिख लोगे, ठीक है, ये लिख लोगे। 1 रुपए का मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, 50 पैसे का मतलब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पैसे का मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब, जब सिक्के दिए हो और मूल्य पूछे, और यदि मूल्य दिया और सिक्के पूछे हो तो उल्टा करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई। अब देखो सिक्के आपको किस अनुपात में दे रखे हैं, 3:4:5, इस अनुपात में दे रखे हैं, यानी कि आप सिक्के लिख लो, उनका अनुपात लिख लो, यदि मूल्य दिया है तो मूल्य लिख लो और उनका अनुपात लिख लो। फिर दूसरी चीज निकालो, यदि सिक्के दिया है तो मूल्य निकालना है, मूल्य दिया है तो सिक्कों का अनुपात निकालना है। सिक्का दे रखा है, अब देखो मूल्य क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 5/4 आ जाएगा। यह आ चुका आपका मूल्य का अनुपात, ठीक है। हमें मूल्य कितना दे रखा है, 93.75 दे रखा है। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ लो पूरे को, ये 5 + 5/4 आ चुका है, और सरल करते हैं तो 20/25/4 आ जाएगा, और इसकी अनुपात की वैल्यू आपको 93.75 रुपए दे रखी है, इतनी दे रखी है, ठीक है। तो इतनी आपको वैल्यू दे रखी है। अब आप इसको 25 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये,
25 से यदि काटने, 4 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे 25 दे रखा है, 4 को मैं उधर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 5 20, 2 आई हासिल, 4 7 28, 30, 3 आई हासिल, 12 और 3 15 हो जाएगा, 1 आई हासिल, 36 और 1 37 हो जाएगा। पीछे से 2 स्थानों के बाद दशमलव लग जाएगी, यानी 25 की वैल्यू हो चुकी है 375 हो चुकी है। तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, 375/25 कर देंगे। सॉल्व करोगे तो 25 एक बार जाएगा, ठीक है, 125 आएगा, यानी 5 बार जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 15 रुपये आ चुकी है। 1 अनुपात की वैल्यू 15 रुपये आ चुकी है। अब आपसे पूछी गई है सिक्के की वैल्यू, 1 रुपए के कितने, 50 पैसे के कितने और 5 पैसे के कितने। तो सिक्कों का अनुपात 3 4 5 है। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, इसी प्रकार को 4 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे, इसी प्रकार से 5 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे तो 45 आ जाएगा, 4 से करोगे तो 60 आ जाएगा और 5 से करोगे तो 75 आ जाएगा। इतने इतने सिक्के हैं प्रत्येक के। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 45, 60, 75 ये हो चुके हैं। अगला सवाल, ये सवाल था 19। अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 24। ये सवाल आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइप की आवश्यकता होती है। मैंने सवाल ये इसलिए लिया है कि यहाँ पर देखो आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया गया है, तो बस इसकी वजह से लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सबसे पहले इसको मिनट में चेंज करना है। 1 घंटा 20 मिनट लिया गया है, तो पूरा मिनट में चेंज करोगे। 1 घंटे को कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 + 20 करोगे, 20 तो मिनट है, 1 घंटे को भी मिनट में कर लिया, 60 हो गए, तो टोटल 80 मिनट हो गए, ठीक है। यानी 6 पाइप है ना, 80 मिनट के अंदर भर देते हैं टंकी को। इसी प्रकार से 5 पाइप है जो कितने मिनट में भरेंगे, ये निकाल लेंगे। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 6 × 80/5 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 6 तो ऐसा ही है, इसको भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा, एक बार और 6 16, 16 छिका है 96, यानी 96 मिनट आ चुके हैं, ठीक है। आपसे आंसर घंटे और मिनट दोनों में पूछा गया है, तो वापस से आप क्या करोगे, यहाँ पर 60 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, यानी हम इसमें से 60 निकाल भी दें, मान लिया कि 1 घंटा निकाल दिया 60, तो बचा कितना, 36 बचा, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट हो चुका है हमारा आंसर, इतने में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे सवाल नंबर 25 की। यदि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन किया गया है और परीक्षा की निगरानी करने वाला परीक्षक 2:30 बजे से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में आता है, ठीक है। यानी परीक्षक कितने बजे आया, 2:30 बजे से, परीक्षा की निगरानी करने वाला परीक्षक 2:30 बजे से 30 मिनट पहले, यानी 2 बजे आया वो। अब क्या कह रहा है, वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया जो परीक्षा के लिए 20 मिनट देरी से आता है। यानी कि ये यदि 2 बजे आया है तो वो कितने बजे आएगा, 2:40 पे आया है, 40 मिनट पहले आया, परीक्षक कह रहा है, विद्यार्थी 40 मिनट बाद आया है। अब कह रहा है कि वो क्या है, परीक्षा के लिए 20 मिनट देर हो जाता है, 2:40 पे आया और उसको 20 मिनट की देरी हो गई है, तो इससे आप 20 मिनट कम कर दो, 20 कम करोगे तो यहाँ पर 2:20 आ जाएगा, 20 मिनट घटाओगे इसमें से 40 में से तो 2:20 आ जाएगा। यानी कि परीक्षा आरंभ कितने बजे हो चुकी है, 2:20 पे हो चुकी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 43 की बात करते हैं। अपनी सामान्य चाल का 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। यानी वो 6 की बजाय 5 से चलती है तो 2 मिनट का अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के उस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एक दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S1 × S2 बटे S1 - S2 इंटू जो टाइम डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस होता है। तो देखो, एक दूरी, एक चाल है उसकी 6, एक है 5, दोनों का अंतर हो चुका है 1, और टाइम डिफरेंस कितना आ चुका है, ये कह रहे हैं 2 मिनट अधिक लगता है, तो 2 मिनट का टाइम डिफरेंस आ चुका है। मिनट को हम क्या करते हैं, मिनट है, और यदि हम मान लेते हैं कि जैसे कि हमारी जो चाल है, हमारी चाल यदि किलोमीटर में है,
तो इसको हम घंटे में चेंज कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो दूरी है वो किलोमीटर में आ जाएगी। ये हो चुका है। अब इसको यदि आप सरल करते हो कितना आएगा, ये हो चुका है यहाँ से ऊपर भी 60 नीचे भी 60, तो एक 1 किलोमीटर आ जाएगा आपका। 1 किलोमीटर आ चुकी है, यानी कि दूरी हमारे पास आ चुकी है 1 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि यदि वो 6 की चाल से चलती है, कह रहा है कि बिना किसी विलंब के चलती है, यानी कि 6 की चाल से चलती है, तो कितने समय में पहुंच जाएगी। अब आपके पास दूरी आ चुकी है, चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखो कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी 1 लिखोगे और चाल 6 लिखोगे, यानी कि 1/6 हो गया है। ये चाल किस में, किलोमीटर प्रति आवर के अंदर, किलोमीटर समय पूछा गया है, तो ये घंटे के अंदर समय है हमारा। अब इसको मिनट में यदि चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करने का। ये मिनट में चेंज हो चुका है, तो कितना मिनट आएगा, 10 मिनट टाइम हो चुका है। 10 मिनट लगता है उसको, सामान्य रूप से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 45 की बात करते हैं, इसका मान बताना है आपको। तो क्या करोगे आप, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नीचे 12 है, यदि 13 को 12+1 में तोड़ूं तो एक तो 5/12 हो जाएगा, या ऐसे मान लो एक बार 1/12 प्लस 12/12। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर पाई है हमारा, एक ब्रैकेट और लगा दे। इस प्रकार से तोड़ दिया है इसको। थोड़ा सा और सरल करते हैं, आपका ये तो 1/12 हो चुका है, पाई से 7 का 7 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, पाई हो गया। इसी प्रकार से इसको सरल करोगे तो केवल पाई बन जाएगा ये, क्योंकि 12 से 12 कट गया, पाई बन गया। तो आपका अब अंदर क्या बन चुका है, 10 पाई/12 प्लस पाई। ठीक है, ये बन चुका है हमारा। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, पाई का मतलब कितना होता है आपका, 180 होता है। पाई का मतलब होता है 180, और ये कितना हो गया आपका, पाई को तो मैं लिख देता हूँ, देखो आगे पीछे की कहीं पर भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साइन बीच में प्लस का है। तो पाई को मैंने 180 आगे लिख दिया है, और 180 को यदि आप 12 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है आपका, 15 आता है। तो 15 हमने यहाँ लिख। अब देखो 180 प्लस 15 कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, और यहाँ पर 360। तो ये इसके अंदर आएगा तीसरे चतुर्थांश में। और यहाँ पर tan और जो कोट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इस पे वैल्यू चेंज नहीं होती 180 पे, तो हम tan का तो tan लिखेंगे, tan 15 लिख देंगे, और किसका, प्लस का रहेगा। ये हो चुका है। tan 15 की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम, tan 15 की वैल्यू, या तो देखो अब से तो आप याद करोगे, ये वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, तो हमें टाइम बच जाएगा। 2 माइनस √3, इस प्रकार से याद कर लेना tan 15 की वैल्यू। अब बाकी यदि हमें निकालनी पड़े तो देखो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है। इसको मैं सबसे पहले तो 45 माइनस 30 में तोड़ सकता हूँ, 15 को मैंने लिख दिया है 45 माइनस 30। अब फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि tan a यानी कि 45, tan b यानी कि 30 बटे की बात करते हैं 1 प्लस, यदि ऊपर माइनस साइन है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। ये आपका tan 45 tan 30 इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा और सोल्व करते हो यदि आप इसको, तो आपका कितना आएगा, यहाँ से तो 1 हो गया है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1 का मान 1, यहाँ पर 1 और √3 बन जाए, इस प्रकार से बन चुका है। अब यदि हम इन ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं तो ऊपर तो √3 - 1 आ जाएगा, और नीचे जो √3 से √3 कट जाएगा, और नीचे √3 + 1 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब क्या है कि आपके पास नीचे ये आ चुका है, नीचे से हम √ हटाने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे हर में जो संख्या है उसके विपरीत साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि हमारे पास ये संख्या थी, इसके विपरीत साइन से यदि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ऊपर तो हमारा √3 - 1 बन जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 3 - 1 बन जाएगा।
ऊपर जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 का कितना आ जाएगा, अंडर 3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा और एक 2√3 बच जाएगा और नीचे 2 बचा है। तो अब यदि ये दोनों जुड़ के 4 हो जाएंगे, 4 को 2 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा और √3 बच जाएगा, इतना बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। 10 15 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस √3 आपको याद करनी है 10 की वैल्यू। तो इतना टाइम बचाने के लिए हम इस वैल्यू को याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर आगे की बात करते हैं। हम अगला सवाल जो डिस्कस करने वाले हैं, 45 नंबर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम ये 48 नंबर सवाल आप करोगे और 49 सवाल करने वाले हैं। एक तार को वर्गाकार आकार में आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्धवर्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, वर्गाकार आकृति है तार की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको आपको अर्धवर्त के रूप में मोड़ देना है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है और इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 81। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यदि इसी तार को मोड़ा गया है, यानी कि इसकी परिधि बराबर इसकी परिधि हो जाएगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि कि एक चीज को दूसरी चीज में मोड़ा गया है, ठीक है, तार को मोड़ा गया है, तो यानी कि इनकी परिधि बराबर हो जाएगी। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, इससे भुजा निकालोगे तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, हमारे पास 9 आ जाएगी। परिधि की बात करते हो तो परिधि कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, उनकी लंबाई होती है, टोटल 36 हो जाएगी परिधि। तो 36 को इसमें मोड़ा गया है, यानी कि इतनी परिधि और इसकी परिधि सेम थी। तो अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी, देखो आधा तो वर्त है, यानी पूरे वर्त की परिधि होती है 2πr, तो आधे वर्त की कितनी हो जाएगी πr। और नीचे क्या है, पूरा का पूरा व्यास है नीचे, तो हम कह देंगे 2r, यानी 2 रेडियस, πr प्लस 2r, ये हो चुका है। ये किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। यहाँ से हमें r का मान निकालना पड़ेगा। हम रखते हैं 22/7 इसका मान, ठीक है, प्लस 2, यहाँ से दोनों में से हमने r कॉमन ले लिया 7 के साथ, यहाँ 36 आ चुका है। इनको यदि आप करो तो 14 और 22 कितने हो जाएंगे, 14 और 2 होते हैं 16, और 16 और 20, 16 और 20 हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे, 36/7 आ जाएगा, r बराबर 36। ठीक है, 36 से कट जाएगा 36, तो r का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। अब देखो 7 आ चुका है, 7 आ चुका है रेडियस। अब आपके लिए इसको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख दोगे, आर का मान कितना रखोगे, 7 रखोगे, 7 इंटू 7 रखोगे। क्षेत्रफल आपका यहाँ से सॉल्व करोगे तो 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। ये किसका है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल है। यदि अर्धवर्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं, पूरे वर्त का तो इतना था, अर्धवर्त की बात किया है तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दोगे, 77 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 54 दिया गया है आपको। ठीक है, 8 बजे एक साथ 4 घंटियां 8 बजे बजना स्टार्ट होती है। पूछ रहा है कि इतने इतने मिनट के अंतराल से बजती है वो घंटियां, तो 7 घंटों की पाली में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो देखो ये 8, यदि हम इनके एलसीएम की बात करते हैं तो यहां से आ जाएगा आपका 7 5 35 हो जाएगा, और 35 और यहाँ आपको 8 3 24 हो जाएगा, यानी 35 इंटू 24 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम आएगा। और सरल करते हैं तो कितना आता है, ये आपको 35 24 दे रखा है और हमें पूछा है 7 घंटे में, ये सेकंड के अंदर है। तो देखो अब इसको सॉल्व करने से मल्टीप्लाई करो तो करो आप, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 60 से डिवाइड किया तो 12 से ये 2 बार जाएगा और 12 से ये 5 बार चल जाएगा, 5 से ये 7 बार कट जाएगा, यानी कि 14 मिनट आ चुका है। 14 मिनट बाद वो एक साथ बजेगी। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 घंटे हैं। इसको यदि आप मिनट में चेंज करते हो तो कितना हो जाता है,
60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यदि 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यानी 420 मिनट में कितनी बार बजेगी, 14 मिनट के अंतराल पर वो बजती है एक साथ। तो कैसे निकालते हैं, कितनी बार बजेगी, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो टाइम दे रखा है आपको उससे तो डिवाइड कर दोगे इसको, और साथ में एक और जोड़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि पहली बार एक साथ बज गई थी, उसके बाद में हम आगे इससे काउंट कर रहे हैं डिवाइड करके, तो लास्ट में आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, प्लस एक करोगे तो 31 आ जाएगा। ये एक जोड़ना मत भूल जाना, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 57 की बात करते हैं। एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास दे रखा है आपको, और पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है। बैलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, और आपको जो चाल, पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहिए की रेडियस आपको दे दी गई है। यदि ये व्यास है तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, यानी कि रेडियस कितनी आ गई है, 7/11 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, पहिए की परिधि निकाल देते हैं, परिधि निकाल देते हैं, क्योंकि परिधि से ही दूरी चली जाती है। तो पहिए की परिधि 2πr होती है, 2 × 22/7 × 7/11 करोगे आप, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से ये 2 बार जाएगा, 4 परिधि आ जाएगी आपके पास। परिधि कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अब हमें क्या, परिधि 4 आ चुकी है, ठीक है, ये पहिया प्रति मिनट 1 मिनट के अंदर 10 चक्कर लगाता है, ठीक है भाई। देखो, एक दूरी 4 है, वो कितनी बार घूमा 1 मिनट में, 10 बार घूमा, तो टोटल दूरी कितनी हो चुकी है, 4 × 10, यानी 40 मीटर टोटल दूरी हो चुकी है, ठीक है, दूरी आ चुकी है। समय की बात करते हैं, कितने समय में घूमा, प्रति मिनट 10 घूमता है, यानी कि 1 मिनट की बात चल रही है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे मीटर में दिया गया इसलिए हमने सेकंड में ले लिया कि 60 सेकंड में घूमता है। तो अब आप चाल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी 40 दे रखी है, समय 60 दे रखा है, ये हो चुका है। यहाँ से यदि आप सॉल्व करते हो तो ये 2/3 आता है, मगर ये किसके अंदर चाल आई है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर आई है। आपको यदि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि ऐसा करते हो तो 3 से ये 6 बार कट जाएगा, कितना आया ऊपर, 6 बार कट गया, 12/5 आ गया। 5 का यदि आप किसी संख्या में भाग देते हो तो उसको डबल करके पीछे से एक स्थान के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक, इस प्रकार से ये 2.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, 59 सवाल की बात करते हैं। 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वर्त में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये भी बताना है। देखो, एक तो वर्ग दे रखा है और एक वर्त दे रखा है, इसका परिमाप आपको 44 दे रखा है, इसका भी 44 दे रखा है। ये तो क्या है, परिमाप परिधि जो भी है दोनों की बात करें तो यहां से हम यदि भुजा और रेडियस की बात करें, ये निकाल लेते हैं भुजा, इसको यहाँ पर रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, यहाँ से यदि आप भुजा देखते हो, 44 परिधि है, चारों भुजाओं की परिमाप 44 है, तो 4 से भाग दे दो, एक भुजा 11 आ जाएगी, क्योंकि 4 भुजाओं का योग है, एक भुजा का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दिया है। परिधि दे रखी है आपको, परिधि बराबर होता है 2πr/44 करोगे तो यहाँ से आपकी जो रेडियस है वो 7 आ जाएगी, ठीक है, 7 आ चुकी है। अब हमें पूछा गया किसका क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल निकालना है। भुजा दे रखा है, भुजा का स्क्वायर होता है, a² बराबर 11 का करोगे तो 121 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रफल यदि आप निकालते हो तो कितना आएगा, ये होता है πr², ये यदि निकालोगे तो 154 आ जाएगा, क्योंकि 7 रेडियस है तो इसका क्षेत्रफल 154 आता है, ठीक है।
154 हो चुका है, तो किसका ज्यादा है? वर्त का ज्यादा होगा। और कितना जाता है? 154 में से 121 घटा दोगे तो 33 ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 60 की बात करेंगे। किसी संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है। मान ली संख्या x है, इसके अंदर कितना जोड़ा जा रहा है? 1/3 इतना जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त मान में से 1/4 का जो मान प्राप्त हुआ है उसमें से कितना घटाया जा रहा है? 1/4 का 1/3 घटाया जाता है। तो जो हमारे पास बचता है वो कितना? 1/3 प्लस 1/। हमने समीकरण बना लिए, अब बस हमको सॉल्व करना है। अब कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर, ये हो चुका है। अब देखो, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, 3 माइनस 1/4, ठीक है, ये आपका 1/12 हो जाएगा। इनको भी यदि मैं इधर ले आता हूँ, इनको भी यदि मैं इधर ले आता हूँ, या फिर ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो 1/3 इधर भी है और 1/3 इधर भी है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे, उधर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको हटा देते हैं। बाकी संख्याओं को हम क्या करते हैं? उधर ले जाते हैं। तो ये जो था उधर जाकर प्लस का 1/4 हो जाएगा, और ये भी 1/12 भी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इन सब का यदि आप एलसीएम लेते हो तो 12 आता है, यहाँ 3 और यहाँ 1 आता है। यदि ऐसा करते हो, 3 3 6 और 1 7, 7/12 आता है एक्स का मान। तो एक्स का मान हमारे पास वो संख्या कितनी है? 7/12। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर अगला जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं, 74 सवाल को डिस्कस करेंगे। ये आपका 74 सवाल है। एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, ठीक है, और दूसरे दिन शेष बचे भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। अब देखो 3/8 दे रखा है और 4/5 दे रखा है। एक तो आपको क्या दे रखा है? 3/8 दे रखा है, एक आपको 4/5 दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? जो हर में दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करो, उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो हमने मान लिया कि कुल पृष्ठों की संख्या 40 है, अनुपात में मान लिया जो हर में है उनको एलसीएम ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा अनुपात में मान रही, यानी भिन्न के अंदर मान नहीं रहेगा ना, पॉइंटों में आएगा। अब देखो 40 पेज मान लिए, एक लड़का पहले दिन पुस्तक का 3/8 पढ़ता है। 40 का जब आप 3/8 निकालोगे, इधर निकाल देते हैं, रफ काम करेंगे। 3/8, 8 से करोगे तो 5 15, यानी पहले दिन वो कितने पेज पढ़ लेता है? 15 पेज पढ़ लेता है। अब बचे कितने पेज? 25 बच गए। दूसरे दिन वो कह रहा है शेष पेज का 4/5 पढ़ता है। 5 से यदि आप भाग दोगे इसको, 4/5 का मतलब क्या है? 25 इंटू 4/5 करोगे, 5 से 5 कट चुका है 20, यानी बचे हुए दिन वो 20 पेज पढ़ लेता है। अब कितने बच गए? 5 पेज बच गए। यदि 30 पृष्ठ अपढ़ित रह गए तो कुल पुस्तक में कितने थे पन्ने? देखो 5 की वैल्यू, ये बिना पढ़े रह गए, 5 की वैल्यू आपको 30 पृष्ठ दे रखी है, 30 पृष्ठ दे रखी है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने पृष्ठ आ जाएगी? 6 पृष्ठ आ जाएगी, ठीक है। 1 की आ गई तो हम 40 की, कुल का पूछा है 40 का, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 240 आ जाएंगे। किताब में कितने टोटल पृष्ठ है? 240। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 82, उस वर्त की न्यूनतम त्रिज्या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी लेनी है, कितनी होगी? जिसकी परिधि का माप एक पूर्णांक हो, यानी कि हमें न्यूनतम त्रिज्या लेनी है जिससे कि परिधि का जो माप है वो एक पूर्णांक हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप परिधि कितनी होती है? 2/r होती है। अब हमें r का न्यूनतम मान लेना है और साथ ही 1 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, एक तो हमारे पास, देखो सबसे पहले आप क्या रखोगे? 2 रखोगे, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं ऑप्शन देखता हूं तो आप वहां पर क्या रखोगे? 2 रखोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यदि 3 को रखते हैं हम, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान यदि 2 रखते हो, 2 रखा मैंने। अब आप यहाँ से देखोगे कोई भी ऊपर वाली संख्या 7 से नहीं कट रही है, तो ये पूर्णांक नहीं होगी, भिन्न के रूप में रहेगी या पॉइंट के रूप में आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आएगी ये। तो ये हो चुका है पहली चीज, तो ये हो चुकी, क्योंकि ये आएगा 88/7 आ जाएगा। तो ये एक भिन्न के रूप में है, 7 से ये बिल्कुल नहीं कटेगा। अब
ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, उसके बाद में हमें सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है तो हम इसी को लेंगे। जब इसकी बात लेते हैं तो ऊपर तो 3 है, और पाई की बात करोगे जब आप, पाई का मतलब क्या है, 3.14 होता है, यानी कि ये क्या वैल्यू आ चुकी है, एक से छोटी आ चुकी है। और हमें क्या कहा गया है, एक से बड़ी वैल्यू लेना है, इसलिए ये हमारा ये ऑप्शन भी कट हो चुका है, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 3.14 है, तो ये एक से छोटी वैल्यू है, इसलिए इससे कभी, इसको तो लेना ही नहीं है, ऑप्शन कट हो चुका है। इसके बाद में दूसरी वैल्यू क्या आ चुकी है इससे बड़ी, पाई बटे 4/पाई, 4/पाई ऑप्शन नंबर 1। इसको रखोगे जब आप 2 × पाई × 4/पाई, इस प्रकार से रखोगे तो पाई से पाई काटोगे, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। और यदि इसको रखोगे तो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ऊपर 6 आएगा, 2 × 6 आ जाएगा, पाई से पाई कटेगा तो ये आपका 12 आएगा। तो सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा आया, ये होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4 को इसलिए नहीं लिया कि वो एक से छोटा मान है, रेडियस है ये, और रेडियस का एक से छोटा मान हमें नहीं लेना है। और 3 ऑप्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि उससे पॉइंट के अंदर मान आ रहा है या भिन्न के रूप में आ रहा है, तो इसलिए वो कट चुका है। तो उसके बाद में सबसे छोटे की बात करें तो यही है ऑप्शन नंबर 1, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 84 की बात करते हैं। पाई बराबर 22/7 मानते हुए उस लंबवर्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वर्ताकार आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यानी कि देखो, एक ये शंकु होता है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, इसको पार्श्व पृष्ठ बोला गया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है, जहां पर l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जो कि आपको 14 दे रखी है। व्यास आपको कितना दे रखा है नीचे गोले का, 8 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, आधी 4 हो जाएगी, 4 और 4 पूरा 8 है, तो रेडियस आधी आधी 4 हो चुकी। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्षेत्रफल बराबर इतना दे रखा है आपको, 22/7 हो चुका है। रेडियस की बात करते हैं तो 4 रखोगे, ये 14 हो चुका है, 7 से काटोगे ये 2 बार जाएगा, ये हो चुका है आपका 8 और 2 16, 16 × 11 भी लिख सकते हैं इसको, और ये आपका हो जाएगा 176 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 250 छात्रों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का आंसर दीजिए। कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं, देखो ये बोल रहे हैं 30% भाग है और ये 12%, ये दोनों एक भाषा के रूप में तो स्पेनिश बोल रहे हैं, तो टोटल भाग हो गया 42। हमें क्या करना है, 250 का 42% निकालना है, बस ये है। अब जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट चुकी है, ये 5 से 5 बार जाएगा, ये 2 बार, और ये 21 बार, तो ये 105 आ चुका है आपका। 105 ऐसे विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। निम्न तालिका 2016 से 2019 तक 3 अलग अलग राज्यों में एक्स, वाई और जेड के टमाटर उत्पादन को तालिका में दर्शाया गया है। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 स्टेट है, 16, 17, 18, 19 ये वर्ष दे रखे हैं। तो सभी वर्षों के दौरान राज्य वाई में हुआ टमाटर के औसत उत्पादन कितना होगा। तो देखो वाई वालों को ले लो आप, वाई में जो दे रखे हैं, एक तो 5 दे रखा है, एक 5.4 दे रखा है, एक 4 दे रखा है आपको, और एक 5.6 दे रखा है। सबको यदि जोड़ोगे आप 20 आएगा, और माध्य निकालोगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 वर्ष है तो 4 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। कितना आएगा माध्य, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 88 की बात करें। निम्न रेखा चित्र में 2015 और 2016 के उत्पादों ABCDE की आयातित इकाई की संख्या दर्शाता है। रेखा चित्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ये जो ऊपर वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, वो 2016 को निरूपित करता है, और डॉट वाला ग्राफ है जो 2015 को निरूपित करता है। तो 2016 में उत्पाद ए और ई की आयातित इकाइयों की औसत संख्या 2015 के किस उत्पाद की आयातित इकाइयों की संख्या के बराबर है। तो देखो
2016 की बात कर रहा है, ए में कितना है 30 है, और 2016 में ई में कितना है 20 है। दोनों का औसत 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 15 के अंदर आपको बताना है किसके अंदर 25 है, तो 25 आपको यहां पर मिलेगा, यानी कि बी के अंदर 25। 2015 में बी के अंदर केवल 25 और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, केवल बी। 89 की बात करें, क्षेत्र डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है। देखो डी है 95, हमें बताना है कि ये कितना है परसेंटेज के अंदर। तो 95 किसका, पूरे का, पूरा कितना 360, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो से देखो जीरो कट जाएगी, और काटें तो ये देखो 2 से 18 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। ऊपर 5 से करोगे 5 5 25, 2 9 45 और 2 हो जाएगा 47, बटे में 18 है। 18 का आप भाग दोगे, 18 दूनी 36 जाएगा, ठीक है, 115, 115 बचेगा। 18 5 90, 18 छिके 108 होगा, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इतना आएगा, यानी 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना एक पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेपर की ओर, यानी कि 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की तरफ। 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के पेपर में आपको पहला सवाल क्या दिया गया था। सवाल नंबर 4, एक विद्यालय में 2401 छात्र, पीटी प्रशिक्षक उन्हें पंक्तियां और स्तंभों में इस प्रकार से खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या हमें बतानी है, यानी कि जितने लोग पंक्ति में उतने ही लोग स्तंभ में होने चाहिए, इस प्रकार से खड़ा करना है। तो यानी कि ये जो दे रखा है हमें, एक वर्ग दे रखा है, 2401 हमें वर्ग दे रखा है, कितने का ये पूछा गया है। क्योंकि पंक्ति में संख्या और स्तंभ में संख्या बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है, बराबर बराबर है तो। इसलिए अब देखो क्या करो, पीछे से दो दो के स्थान के टुकड़े बनाए, 01 और 24 हो जाएगा। थोड़ा साफ से लिख देते हैं, 2401, देखो दो दो के टुकड़े बनाए। अब जो पीछे है कितना दिखाई दे रहा है, केवल आपको एक दिखाई दे रहा है, यानी कि या तो किसका वर्ग होगा, एक का वर्ग करने पर, यदि लास्ट में एक होता है इकाई के स्थान पर तब एक आता है वर्ग में, या फिर 9 होता है 9 का करने पर एक आता है, ठीक है। आगे वाले से क्या दिखाई दे रहा है हमें, 24 की यदि बात करें, इससे छोटा वर्ग कौन सा है, 24 से छोटा वर्ग 25 की बात करें तो इससे बड़ा हो जाता है 16 है, जो कि किसका है 4 का वर्ग, यानी 16 है जो कि 4 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं या तो हमारी संख्या 41 होगी या 49 होगी, ठीक है। आगे से तो हमें पता चल चुका है 4 का, और ये अब किसकी होगी, 41 की होगी या 49 की होगी, कैसे पता करें। तो इनके बीच में एक संख्या आती है 45, जिसका आसानी से हम वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे, कि पीछे 5 है, इसका मतलब 25 ही आएगा, और आगे 4 है, इससे एक आ ज्यादा, 5 4 5 20 हो जाएगा, 20 25। ये 20 25 से बड़ी है, इसलिए देखो 45 का कितना है मान 20 25, 2401 20 25 से बड़ा है, इसलिए 45 से बड़ी संख्या होगी, इसलिए 49 का वर्ग है ये। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं, एक त्रिभुज, एक समांतर त्रिभुज, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। देखो इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं खींची गई, अब यहां से लेकर यहां तक उनका आधार समान है, ठीक है, ऊंचाई भी यदि समान है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, और इसके अंदर इतना इतना जो पार्ट है वो हमने एक त्रिभुज मान लिया है। अब ये देखो एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ एक तो समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। दोनों के क्षेत्रफल आप जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि बात करें
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है, लेकिन साथ में 1/2 से भी मल्टीप्लाई होता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो देखो, आधार दोनों का बराबर है, ऊंचाई दोनों की बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं 1:2, 1:1/2। यदि और सरल करें तो 2:1 हो जाएगा। तो 2 किसका हो चुका है? समांतर चतुर्भुज का, समांतर। और ये त्रिभुज की बात चल रही है, त्रिभुज की बात चल रही है। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का अनुपात कितना आ जाएगा? ए की बेस और समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए 2:1 होगा। तो देखो, ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहा गया है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? आधा है, 1 है, और समांतर चतुर्भुज के 2 है। तो ठीक है, आधे के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये हो चुका है। सवाल नंबर 10 की बात करें, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मैसे आपको 4 दिया है, लैसे बताना है, कैसे निकालोगे? देखो, ये 3 दे रखा है आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, आपसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एक तो ये 4 हो जाएगा खुद, और बाकी जो ये अनुपात दे रखा है दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4 चौक 16 और 3 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 13 की बात करें, 13 का मान आप निकाल लोगे आराम से, 14 भी कर लोगे आप। 15 की यदि बात करें, 1,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी? कितने समय में 1331 हो जाएगी? अब देखो, 1331 हमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 11 का क्यूब होता है, तो मैं कह सकता हूं कि एक राशि 1000 से 1331 हुई है। इसका मतलब क्या है? ये तो है 10 का क्यूब, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 11 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब, यानी कि 10 से एक साल में वो राशि 11 हुई है, और 3 साल में 1000 से 1331 हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो एक साल की बात करें, कितना आया? एक ब्याज आ रहा है 10 पर, परसेंटेज करेंगे तो यही दर होती है। तो ये हमारी कितनी दर आ चुकी है? 10% दर आ चुकी है। तो दर तो दे रखी है, साल पूछा गया था, दर तो दे रखी थी उन्होंने, साल पूछा था। तो कितने साल में हो गया? जितनी पावर है 3 साल के अंदर होगा। 3 साल, ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। सवाल नंबर 17 करना है। अब देखो, 17, सबसे पहली बात देखो, आप यहां से कुछ चीजें समझो। पहले तो हम चतुर्थांश की बात करते हैं। ये 0 है, यहां पर 90 होता है, फिर 90 जोड़ोगे तो 180 आ जाता है, 180 में 90 जोड़ोगे तो 270 आ जाता है, और 270 में वापस 90 जोड़ोगे तो 360 आ जाता है। इस प्रकार से 90-90 के अंतराल पर है। अब यहाँ पर तो क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी जो भी है, टेन है, कोस है, साइन है, सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ की बात करते हैं तो और साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर टेन और इसका उल्टा कोट ये पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कोस और इसका उल्टा क्या होता है? सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार से तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो टेन और कोट को छोड़कर सारे नेगेटिव होंगे बाकी। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखो, यानी कि टेन की वैल्यू यदि है तो वो पॉजिटिव आएगी, और बाकी किसी की भी वैल्यू यदि इसके बीच में आ रही है तो वो नेगेटिव आएगी। अब देखो, कोस की वैल्यू आपको दे रखी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, इससे निकाल सकते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, कोस को उधर लेके चला गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो, कोस की वैल्यू यदि आप रखते हो और उसका वर्ग करोगे तो प्लस आएगा, और 9/15 हो जाएगा, इधर 9/25 हो जाएगा, 15 क्या 25 हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9 और नीचे 25, घटाने पर 16/25 आ चुका है। किसकी वैल्यू आई है? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की कितनी आएगी? इसका वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, इधर से 4/5 आ जाएगा,
यानी साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4/5 आ चुकी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखो एक्स कहां पर है, तृतीय चतुर्थांश के अंदर। इसका मतलब जो x का मान है, ठीक है, वो 180 से 270 के बीच में है। कहाँ है, 180 से 270 के बीच में है। तो जो साइन x का मान है, यदि तीसरे के अंदर आया, x का मान यदि तीसरे के अंदर है, 180 से 270 के बीच में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो साइन x का मान कितना आएगा, साइन x माइनस का होगा। इसलिए जो हमारा 4/5 मान आया है, साथ में इसके आपको माइनस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि तीसरे के अंदर मान है थीटा का, x का, तो वो यदि थीटा का मान तीसरे के अंदर है, तो साइन थीटा या साइन x का मान माइनस के अंदर होगा। तो हम कह देंगे यदि इसके अंदर है x का मान तृतीय चतुर्थांश में है, तो हम कह देंगे साइन एक्स का मान -4/5 होगा, क्योंकि टेन और कोट के अलावा सारे माइनस होंगे इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसलिए एक आया है। चौथे ऑप्शन पर टिक मत लगा देना आप, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तृतीय चतुर्थांश का मतलब ये है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है। नंबर ऑफ वर्ग की बात करिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा और नीचे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वर्ग का कितना हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। और छोटे वर्ग का नीचे लिखना है तो 1/10 1/10 इस प्रकार से आ जाएगा। ऊपर तो 16 आ चुका है, नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 100/1 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, 1600 वर्ग बनाए जा सकते। ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 की बात करेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 100 लोगे, टोटल मतदाता 100 है। 75% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी 25 ने तो नहीं किया है, 75 ने मतदान किया है। अब 75 का 2%, ठीक है, अमान्य घोषित कर दिया गया है। 75 का 2%, अब देखो 75 का 2% यदि आप निकालते हो तो ये भिन्न के अंदर आएगा। 75 का 2% भिन्न के अंदर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वापस से इसको रीअरेंज करते हैं। अब की बार हम 100 की बजाय 200 मान लेते हैं, ठीक है। देखो 200 मानने से क्या होगा, 25% ने भाग नहीं लिया, यानी कि 50 हो जाएगा इसका 25%, चौथा भाग। और 75% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी 150 ने मतदान किया है। अब 150 का जब आप 2% निकालोगे ना, तो वो आपका 3 आ जाएगा, यानी 3 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए हैं 150 में से। तो बचे कितने, 147 बच चुके, ठीक है। अब एक उम्मीदवार को इतने मत मिलते हैं जो कि मान्य मत के 75 हैं, यानी टोटल 197 का 75% एक उम्मीदवार को मिलते हैं और बाकी दूसरे को मिलते हैं, यानी एक को तो इसके 25% मिलते हैं। देखो क्या, एक को तो इसका 25% मिल गया है और दूसरे को कितना मिला है, 147 का 75% मिला है, जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है 9261 है। कितने मत मिले हैं इसको, अब देखो 21 से ये काटोगे आप 7 बार जाएगा, और 21 से यदि इसको काटोगे तो 21 चौका 84 हो जाएगा, फिर 84 आएगा और फिर एक बार जाएगा, इस प्रकार से आएगा। यहां पर ये 3 और 4 से कट जाएंगे। अब इसके अंदर 7 का भाग फिर से जाएगा, 7×6 = 42, 7×3 = 21। अब आप 3 से दोगे तो ये 21 बार चला जाएगा। तो यहां पर आपके पास एक की वैल्यू, यदि 4 को ऊपर ले जाते हो तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 84 आ चुकी है। हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी मतदाता सूची में कितने थे, 200 अनुपात
तो आप 200 को 84 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 168 और 00। टोटल इतने मतदाता थे। ऑप्शन नंबर मतदाता सूची में टोटल इतने थे, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। सवाल नंबर 35 आप कर लोगे और ये सवाल भी आप 38 भी कर लोगे। इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 39 की बात करते हैं। एबीसी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों समान रास्ते से जाते हैं। हालांकि ए क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, बी की स्पीड इतनी है और सी की स्पीड इतनी दे रखी है। तो सबसे पहली चीज तो यही दे रखी है 60 है इसकी, बी की स्पीड आपको 75 दे रखी है और सी की स्पीड आपको कितनी दे रखी है 80 दे रखी है। एक चीज सबसे पहले ये है। इसके अलावा ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। ठीक है, ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय में ए को पार करते हैं तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू की। तो देखो सवाल यदि आपको बड़ा दिखता है ना तो वो बड़ा नहीं होता है, उसमें 2-3 सवाल मिक्स कर दिए जाते हैं। तो हमें उन सवालों को तोड़ के अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या कहा गया है ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है, इतना सा सवाल है। ठीक है, तो यहां से हम सारी चीजें निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, कैसे करोगे आप, ए क्या करता है चलता है, यहां पहुंच जाता है कितने, यानी बी ने स्टार्ट किया तब तक ए को 5 घंटे हो गए, ए यहां पहुंच गया। बी ने जब स्टार्ट किया तो ए यहां पहुंच गया, 5 घंटे पहले ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो 5 घंटे में यहां पहुंच गया। बी की ए की स्पीड कितनी है 60। ठीक है, 5 घंटे में कितना चला होगा 60 से, 1 घंटे में 60 चलता है तो 5 में कितना चल जाएगा 300 चल जाएगा। यानी कि ये 300 किलोमीटर की दूरी वो अभी तक चल चुका है, यहां पहुंच गया है, 300 किलोमीटर आगे आ चुका है। अब देखो कुछ समय बाद मिलते हैं दोनों, कहा गया है कि ए के साथ बी भी मिलेगा और सी भी मिलेगा, यानी कि बी तो मिलेगा ही। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि ए और बी मिलते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उनको ए और बी को मिलने में और कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो देखो 300 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है, चाल हमें दोनों की पता है तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी है। दोनों की चाल देखो, ए की चाल 60 है, बी की 75 है, यानी कि ये जो 300 किलोमीटर की जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है किससे कवर की जा रही है, दोनों के अंतर से, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कवर किया जाएगा। जो दोनों के चाल का अंतर है उससे कवर किया जाएगा। तो समय कितना लगेगा, यहां से हमारे पास समय आ जाएगा, दूरी 300 है और चाल आपकी 15 है, तो यहां से आपका 20 आ जाएगा घंटे। 20 घंटे के अंदर वो पकड़ लेगा, 20 घंटे में पकड़ लेगा। चलो कितनी दूरी पर पकड़ेगा तो दूरी भी निकाल देते हैं। देखो आपके पास चाल आ चुकी है, बी चलता है 75 से, 20 घंटे में कितना चल जाएगा, 20 इंटू 75 कर दो, 150 इंटू 0, 1500 किलोमीटर पे वो मिल जाएंगे। यानी कि इससे आगे कहीं पे 1500 किलोमीटर था वहां पर मिल जाएंगे, 1200 किलोमीटर इससे आगे और टोटल से 1500 किलोमीटर आगे। इस प्रकार से कह रहे हैं वो मिल जाते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर ए बी और सी तीनों एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो एक सवाल हमारा खत्म हो चुका है। हमने ए और बी को लिया, उससे समय निकाल लिया, दूरी निकाल ली है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। दूसरे में क्या है कि दूरी दोनों के लिए सेम है, बी और सी के लिए, तो इनका टाइम क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा हो जाएगा। यानी कि चाल का रेशियो बी और सी का क्या है 75-80 का। सरल करोगे कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 15 और ये आपका आ जाएगा 16। इस प्रकार से आ चुका है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा।
कहने का मतलब 16 से 15 हो जाएगा, 16:15 हो जाएगा। ये बी का है और ये सी का है। समय का रेशियो आ चुका है आपके पास। अब देखो टोटल समय बी को कितना लगा था, बी को लगा था 20 घंटे। ठीक है, यानी कि बी को यहां पर देख लो, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20 दे रखी है। तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना लगा होगा टाइम उसे, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना लगा होगा टाइम। 16 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 16 की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 20/16 होगी और हमसे 15 की पूछी गई है, तो हम कह देंगे 20/16 इंटू 15। इस प्रकार से यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये काटोगे आप 4 से 5 बार, ये 4 बार, ऊपर 75 नीचे 4, 75/4 हो चुका है। यानी कि इसको और सॉल्व करोगे, 4 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर बचा आपके पास 35, 4 8 32 आएगा, 32 आ चुका है, 3/4 और बच जाएगा, ये बच चुका है आपके पास। यानी बी को कितना समय लगा है, 18 सही 3/4, या हम कह सकते हैं 3/4 को हम कह सकते हैं 18 घंटे, और कितना लगा है, 3/4 ही लिख दो, 18, 18 सही 3/4 घंटे लगा है बी को। बी को कितना लगा है, 18 सही 3/4 घंटे। तो ये हमारा दूसरा सवाल निकल चुका है। इसका समय दिया गया था, इसका समय निकाल दिया है हमने। ठीक है, दूसरा सवाल हो चुका है। अब देखो इसको इतना लगा है, अब कहा गया है कि ए की कितनी देर बाद सी शुरू होता है, ये कहा गया है। तो ये पूरी जनवरी, ए को कितना टाइम लगा, देखो 5 घंटे तो उसको यहां से यहां तक लगे, उसके बाद में बी ने स्टार्ट कर दिया और दोनों साथ यहां तक पहुंचे, यानी बी यहां से यहां तक 20 घंटे में पहुंचा, तो यहां से यहां तक इसको ए को भी 20 घंटे लगे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए को लगा 25 समय और सी को लगा 18 सही 3/4। यदि आप इसको घटाते हो तो 19 घटा दो एक बार तो 6 आ जाएगा, और बाकी फिर 3/4 है तो एक में से ये घटाओगे तो 6 सही 1/4 आ जाएगा, या 1/4 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 घंटे 15 मिनट आ जाएगा, 6 घंटे 15 मिनट। इस प्रकार से आपको करना है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक बड़ा सवाल दिया था जिसके अंदर 3 सवाल मिक्स थे। तो ये हो चुका है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सवाल नंबर 42 को, 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ओके, सबसे पहले तो देखो आपको क्या बताना है। सबसे पहले काम तो ये करना है कि हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं ये देखना है सबसे पहले तो हम यहाँ पर सम के लिए भी निकालेंगे और विषम के लिए भी योग निकाल देंगे, दोनों के लिए निकालेंगे। अब जैसे 85 दे रखा है आपको, तो सबसे पहले तो हम कितनी संख्या है वो फाइंड कर रहे हैं, एन का मान फाइंड कर रहे हैं। तो अब इससे जस्ट छोटी सम संख्या देखो, सम की बात करते हैं तब कितनी हो चुकी है, 84। 84 को आप 2 से भाग दे दो तो ये आपके नंबर ऑफ सम संख्याएं आ जाएगी, एक से लेकर कितनी है टोटल 42 आ चुकी। क्यों, क्योंकि एक को छोड़कर एक सम संख्या होती है और एक को छोड़कर एक विषम संख्याएं होती है, इस प्रकार से आ जाएगी। अब जब भी हम विषम की बात करते हैं, विषम संख्याओं की निकालनी है आपको कि 85 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे, 85 में एक जोड़ोगे, विषम के लिए क्या करोगे, एक जोड़ोगे तो कितना हो चुका है, 86/2 कर दोगे, कितना आएगा 43 आ जाएगा। यानी कि 85 तक यदि सम संख्याएं पूछी जाए तो कितनी है, 42, और 85 तक विषम संख्याएं पूछी जाए तो 43 है। यदि ऐसा पूछा जाए तो हम पहला सवाल हमने कर लिया है। यदि संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं 85 तक सम तो 42, विषम कितनी है 43। अब इनका योग निकालना है, यानी कि जितनी भी सम संख्याएं उनका योग क्या होता है। तो हमने संख्या निकाल ली है कितनी, अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1, और इधर योग का फॉर्मूला क्या होता है, n²। तो जब आप इसमें भाग दोगे, ठीक है, जब आप इसमें भाग दोगे, भाग क्या दोगे, वैल्यू रखोगे 42 और इसका मान कितना आ जाएगा 43। इसको जब आप सोल्व करोगे
कितना हो जाएगा ये, 1806 हो जाएगा। और यहां पर जब विषम की बात आती है तो करोगे 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम कह देंगे 43 का स्क्वायर होता है 19 और 1949, ये हो जाता है। तो विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो इतना होगा 1949, सम का पूछा जाए तो 1806 होगा। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 43 में क्या है, घड़ी की मिनट की सुई कितनी लंबी है। देखो एक घड़ी बना लेते हैं, सबसे पहले तो गोल होती है घड़ी इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो 0 डिग्री, ये इतनी मान लिया, 1.5 है घड़ी की सुई। अब 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना है हमें। 40 मिनट में यहाँ पहुंच जाती है घड़ी की मिनट की सुई, 8 पे पहुंच जाती है, 0 से स्टार्ट होके 8 पे पहुंच जाती है। अब देखो 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री चलती है, 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो 40 मिनट में कितने का कोण बना लेगी या कितने डिग्री चल देगी, हम कह देंगे 240 डिग्री चल देगी। तो यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है आपके पास आ चुका है 240 डिग्री आ चुका है, ये आ चुका है। तो घड़ी की सुई ने कितनी दूरी तय की, यही तो दूरी तय की है उसने, ये वाली दूरी तय की है उसने, यहां से लेकर यहां तक की। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो चुका है, हमारा चाप हो चुका है। तो चाप की लंबाई यदि हम निकाल दें तो कितनी दूरी चली गई है वो आ जाएगा। तो चाप की लंबाई क्या होती है, त्रिज्या जो रेडियस है वो इंटू कोण थीटा। अब ये थीटा आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर ये ध्यान रखना है, ये रेडियन में है, किस में है, रेडियन में दिया गया है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमारे पास देखो थीटा किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, 240 है। तो सबसे पहले आप रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, 240 को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 करोगे। जब भी रेडियन में बदलना है तो ऊपर पाई और नीचे 180 आएगा, और यदि डिग्री में बदलना है तो ऊपर 180 नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे। अब इसको यदि आप काटते हो तो ये 6 से 4 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 60 से 4 बार, ये 3 बार चला। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ चुका है, 4 पाई/3 आ चुका है। रेडियन में मान निकाल दिया हमने। त्रिज्या देखो आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखी, 1.5, और थीटा कितना है, 4 पाई/3। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, कटेगा तो 0.5 इंटू 4 पाई आ जाएगा। पाई का मान देखो हमें कितना लेना है, सवाल में दिया गया है 3.14। बाकी को मल्टीप्लाई करते हो तो 2.0 इंटू पाई हो चुका है। 5 को 4 से किया 20, एक के बाद पॉइंट लग गई, तो यानी 2 पाई हमें निकालना है। पाई का मान रखना है 3.14, सवाल में दिया गया है इसलिए हमने ऐसा मान रखा है। अब यदि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब है इसका डबल हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44, 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से और 6 माही आधार पर, एक बार तो वार्षिक और एक बार 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो कैसे करेंगे, एक बार तो आपको देखो 6 माही आधार पर निकालना है 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और एक बार आपको वार्षिक आधार पर निकालना है 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और इनका अंतर बताना है कितना आएगा। तो देखो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, आपको दोनों का अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, वार्षिक पे भी करना पड़ेगा और 6 माही पे भी करना पड़ेगा। जब वार्षिक पे करते हैं सबसे पहले तो राशि देखो आपकी है 5,000, दर है 4%, और साल है 1.5 साल, 1.5 साल। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले साल के लिए तो हम 4% दर रखेंगे, और दूसरे साल के लिए हम आधा मान लेते हैं, 2% मान लेते हैं। इस प्रकार से करते हैं। जब 1.5 साल का दिया है, 1 साल से कम का हो, ठीक है, तो हम उस साल दर को क्या करते हैं, आधा मान लिया, यानी कि 1.5 था, 1 साल के 2 भाग थे, तो दूसरे साल हमने क्या है 2% से निकाल देंगे। यदि यहाँ पर
1/4 होता या 1/3 होता, तो हम क्या करते कि जैसे दर थी 4, तो उसको 3 से भाग देना पड़ता हमें। यदि एक साल के 4 टुकड़े होते, 1/4 होता, तो 4 1% आ जाता, 1% के हिसाब से निकालते। या फिर आप 4% से दूसरे साल का भी 4% से पूरा ब्याज निकाल लो और उसको आधा कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास। तो अब देखो, ये आ चुका है, पूरे साल का ब्याज निकाल रहे हैं। तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा, 4% की बात कर रहे हैं, पहले साल 4% लगाना है, तो पहले साल की यदि बात करते हैं, देखो ये कितना है 10%, और 50 कितना हो जाएगा, 1% कितना होगा 50, तो 4% कितना हो जाएगा 50 × 4, ठीक है 200। यानी पहले साल ब्याज कितना आया, 200 आ गया। आ गई बात। दूसरे साल की बात करते हैं, दूसरे साल कितनी है दर, 2%, ठीक है, तो कितना आ गया, 100 आ गया। ये 1% 50 है, तो 2% कितना हो जाएगा 100। अब दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, तो 2% से इस पे भी निकलेगा, इसका 1% कितना है, 2 जीरो पीछे से हटाया तो 2 बचा, 1% तो 2% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आ चुका है आपका। तो टोटल ब्याज कितना आ चुका है यहाँ, 200 300 और 4, 304 आ चुका है ब्याज, ये आ चुका है। अब 6 माही की बात करते हैं, 6 माही की बात करते हैं, तो राशि तो 5,000 रहेगी। दर की बात करते हैं तो 6 महीने पे ये जो 4% है पूरे साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, दर आधी हो जाती है और वर्ष दुगने हो जाते हैं, क्योंकि 6 माही 1.5 साल में 3 बार आएगी, एक साल में 2 बार, तो 1.5 साल में 3 बार, तो वर्ष आप कह दोगे 3 हो गए, यानी 3 पीरियड हो गए। एक्चुअल में ऐसे बात करें, वर्ष बोलना गलत है। अब देखो, आपको 3 साल का ब्याज निकालना है 2% के हिसाब से। 1% कितना है 50, ठीक है, 1% कितना है 50। तो पहले साल देखो, 3 साल का ब्याज मैं कैसे निकालता हूँ, सबसे पहले आप इसका 2% निकालो। कैसे निकालोगे, 2% निकाला इसका, तो आ गया। अब 100 का वापस से आप 2% निकालो, 1% तो हो गया 1, तो 2% कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब इस 2 का भी आप है ना, वापस से 2% निकालो। 2 का यदि मैं 2% निकालता हूँ, तो कितना, 2 × 2/100 करोगे आप, और ये आपका 4 0.4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो पहले साल आया उसको 3 से, दूसरे साल भी 3 से, और तीसरे साल आया उसको 1 से, तो यहाँ आपका 300 आ जाएगा, यहाँ आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ आपका 0.04 आ जाएगा। अब आप जोड़ोगे तो 0.04, ये 6 जीरो, इतना आ गया है। यानी कि अब इनका अंतर पूछा गया है, तो एक तो 306.04 आया है, और एक 304 आया है। अब देखो यहां से आपका इतना आ गया, ये अंतर आ गया है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यदि आप फॉर्मूला लगाने बैठे, फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, देखो 4% की दर दे रखी है, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे आप, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5,000 की राशि थी, ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, यहाँ लगाओगे 1 प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 104 हो जाएगा। इस प्रकार से दर लिखोगे और फिर स्क्वायर करोगे आप, और एक आप क्या करोगे, 5,102/100 करोगे, और यहाँ पे आपका 3/2 ईयर था, और यहाँ पर आपका 3 साल, ऐसे करोगे जितने साल थे। अब ये देखो 102 और 100 है ना, आपस में कटते नहीं है जल्दी से, तो आपको 102 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप जहां वहां लगाइए जहां पर ये संख्याएं आराम से कट जाती है, ऊपर और नीचे वाली, वहां पर ये लगाने से फायदा है, जल्दी आंसर निकलेगा। मैं लेकिन यहाँ पर यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो कोई फायदा नहीं है, इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से करना है ये आपको। सवाल नंबर 51, 150 पुरुष 90 मीटर इंटू 40 मीटर माप वाले एक तरण ताप में डुबकी लगाते। यानी देखो, एक तालाब बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको इस प्रकार से दे रखी है,
ये 90 हो गई है, चौड़ाई 40 हो गई है, ये इस प्रकार से ऊंचाई नहीं दे रखी है। यदि एक आदमी औसतन 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, यानी एक आदमी यदि इसके अंदर जाता है तो 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, तो उन सभी के डुबकी लगाने से, यानी 150 पुरुष के डुबकी लगाने से तरन ताल में कितना जल स्तर ऊपर आएगा। मान लिया कि पहले जल स्तर यहां पे था, इस प्रकार से मान लिया, अब सबने डुबकी लगा दी तो यहां आ चुका है, कितना आ चुका है, तो ये मान लिया मैंने x ऊंचाई तक बढ़ चुका है। इसकी वजह से जो लोग इसके अंदर डुबकी लगाई है, तो लोगों का आयतन और ये जितना भी पानी का आयतन बढ़ा है वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि लोगों की वजह से बढ़ा है। तो जो जितना लोगों का आयतन है उतना ही पानी का आयतन ऊंचा उठा होगा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई तो इतनी है आपकी और ऊंचाई जो बढ़ी है वो x हो गई है, किसके बराबर होगी, 150 आदमी, और एक आदमी कितना पानी, 8 मीटर क्यूब, तो कितना हो चुका है। अब यहां से आप जब x का मान निकालते हो तो कितना आएगा, 150 तो ये है, 8 ये है, 90, और इसको भी हम इधर ले आए, जीरो से देखो जीरो काट दी, 4 से ये 2 बार कट गए, अब बचा आपके पास क्या, 90, और ये 15 से कितनी बार, 6 बार कटेगा, तो आपके पास मान आ चुका है 1/3। एक्स का मान कितना आ चुका है, 1/3 आ चुका है, किसके अंदर, मीटर के अंदर, यानी कि कितनी ऊंचाई तक पानी बढ़ेगा, 1/3 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ेगा। अब हमसे आंसर जो दिए गए हमें सेंटीमीटर में दिए गए, सेंटीमीटर के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस प्रकार से। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, भाग दोगे तो 33.33 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 54 की बात करें, 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है, तो 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो राशि कितनी है, 5,000, एक साल का ब्याज कितना है 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 60% ब्याज हो जाएगा। तो 5,000 का 60% ब्याज निकालो, सबसे पहले तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन हटा दिया, नीचे 100 आई थी, ठीक है, इसी वजह से। अब यदि इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ चुका है, यानी कि 5 साल का ब्याज आपके पास 3,000 आ चुका है और राशि थी पहले से 5,000। तो मिश्र धन पूछा जाए तो 3,000 प्लस 5,000 यानी 8,000 हो जाएगी राशि, 8,000 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 43, ये आप कर लेंगे। सवाल नंबर 68, एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, यानी x को यदि मैं 7 से विभाजित करता हूं तो कितना शेष बचता है, 1 बचता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/7, ठीक है, शेष के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 बच चुका है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बाकी दूसरे की बात करें, y को यदि 7 से विभाजित किया जाता है तो कितना बचता है, 2/7 बचता है, 2/7, यानी 2 बच गया है शेष 7 का भाग देने पर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कहा गया है कि तो बताइए x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचे। तो x प्लस वाई को यदि मैं 7 से विभाजित करता हूं, इसका मतलब क्या है, शेष की बात करते हैं तो यहां पर तो एक शेष बचा था और यहां पर 2 शेष बचा था, ठीक है, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो 3 शेष बचा था। तो ये आ चुका है आपका 3/3 में 7 का भाग नहीं जाता, तो हम कह देंगे 3 ही शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 ही शेष बचेगा, शेष के रूप में कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये कह देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। आगे अब देखो यहाँ त्रुटि का सवाल है। अब ये आपको भिन्न में दे रखा है, भिन्न से मान हम चेंज करने के लिए जो भी नीचे संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका 15, मान लिया 15 है, 15 का 5/3 निकालो। किसी छात्र ने एक संख्या का 5/3 की बजाय 3/5 से गुना कर दिया। तो सबसे पहले संख्या आ चुकी है, हमने एलसीएम ले लिया है हर का, 15 आ चुकी है, इसका 5/3 निकालोगे तो 25 आ जाएगा,
3 से काटोगे तो 5, 25 आ जाएगा। इसके 3/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कह रहा है कि हमें क्या करना था, 25 से मल्टीप्लाई एक संख्या को 5/3 के बजाय इससे किया, गुणा कर दिया। ठीक है, 5/3 से करना था, उसने कितने से कर दिया, 3/5 से कर दिया। तो संख्या मेरी कितनी हो गई, 25 की बजाय 9 हो गई है। तो 9 तो मेरा क्या है, गलत मान है, 25 क्या है, सही मान है। आया कितना है, 9, जो कि गलत है। 25 आना चाहिए था, गलत करने की वजह से हो चुका है ऐसा। तो क्या करेंगे हम, सही में से गलत घटा दो, बटे नीचे सही रख दो, इनटू 100 कर दो, ये आपका त्रुटि निकाल लेगा। सही माइनस गलत बटे सही, तो 16/25 हो चुका है, इंटू 100। और थोड़ा सरल करोगे, 25 से 100 कितनी बार, 4 बार जाता है। तो यानी कि 64% की क्या हो चुकी है, यहाँ पर त्रुटि हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 72, एक छात्र द्वारा गणना करने पर 100 प्रेक्षणों के माध्य एवं मानक विचलन क्रम से 40 और 5.1 प्राप्त हुए। जिसने एक प्रेक्षण का मान 40 के स्थान पर क्या 50 ले लिया, सही माध्य एवं मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, मानक विचलन को सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, एक चीज तो ये, और इसको कहते हैं मीन, माध्य को कहते हैं मीन। हो चुका है। अब देखो माध्य क्या है कि 40 दे रखा है, उसने क्या किया, गलत ले लिया, 50 ले लिया। 40 था, एक्चुअल वैल्यू 40 थी, 50 ले लिया। तो हमें बताना है सही माध्य और सही मानक विचलन बताना है। तो देखो माध्य कैसे निकाल देंगे, ठीक है। देखो जो गलत माध्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, गलत माध्य की बात करें तो 40 दे रखा है। अब उसने क्या किया था, 40 की बजाय 50 ले लिया। संख्या कितनी थी, 40 थी, ले लिया 50। कितना ज्यादा, 10 ज्यादा ले लिया। तो जो ये ज्यादा लिया है वो क्या है, हर में से कम किया जाएगा, कितने में से, 100 में से। तो 10 को 100 में यदि बांटोगे तो प्रत्येक के पांति कितना कितना आएगा, 0.1 सब में से कम होगा। तो टोटल इतना था। तो सही माध्य बात करें तो माध्य में से भी प्रत्येक में से 0.1, तो माध्य में से भी 0.1 कम होगा, यही तो मतलब है, सब में से 0.1 कम हो रहा है। तो माध्य 40 है, 40 में से आप 0.1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, नया माध्य 39.9 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप ऑप्शन पे आइए, देखो पहला ऑप्शन 39.9 आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में नहीं आ रहा है, चौथे ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तीसरे और पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो हमें पता चल चुका है या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या 3 होगा। अब देखो दूसरी चीज है मानक विचलन। गलत मानक विचलन कितना आया, 5.1 आया। तो सही लगभग कितना आएगा, या 50 आएगा या 5 होना चाहिए। तो देखो इतना ज्यादा विचलन तो नहीं होगा, केवल 10 नंबर की वजह से 5.1 से 50 हो जाए, इतना तो विचलन नहीं होगा। ठीक है, 5 से 5.1 हो सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें क्या है कि दिमाग का यूज करके कई बार हमें तुक्का भी लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन 3 हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा। यदि देखो 5.1 है, इसमें देखो 50 है, तो इतना तो विचलन नहीं हुआ होगा कि 50 से 5.1 हो गया होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम टिक मारेंगे, तुक्का मार के। अब कुछ लड़के कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपको आता नहीं है इसलिए आपने ऐसा करा है। तो देखो यदि आप निकालने बैठ जाओगे इसका तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। बाकी हम करके भी बताएंगे आपको कि देखो मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अंडर रूट लगाना है, उसके बाद में सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एक्स, एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से करोगे और बटे एन कर दोगे, एक्स आई का स्क्वायर बटे एन कर दो। ठीक, इसी प्रकार से एक आएगा सिग्मा एक्स आई बटे एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो चुका है। इसमें से हमको ये घटाना पड़ेगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले का एक्स आई, सिग्मा एक्स आई बटे एन का मतलब क्या होता है, माध्य ही होता है कि सारी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या। तो इसको माध्य इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो सिग्मा इस प्रकार से लिख दोगे आप, यहाँ आप लिख दोगे
एक्स, यहाँ आप लिख दोगे एक्स आई का स्क्वायर बट्टे एन कर दोगे, और यदि यहाँ बात करें हम तो कितना आ जाएगा, हम इसको सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ये, ठीक है, माध्य का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं गलत माध्य आपको कितना दे रखा है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गलत की बात करते हैं, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा था, गलत था जब क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, 5.1 आया था, और माध्य कितना आया था, 40 आया था। तो 40 का स्क्वायर करोगे आप 1600 हो जाएगा ये तो। और यहाँ हमारे पास सिग्मा एक्स आई अभी तक नहीं है, एन की वैल्यू है हमारे पास 100, ये आप इस फॉर्मूले में रख दिया है। अब यहाँ से सिग्मा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बटे 100 हम ये निकालेंगे सबसे पहले, ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो आप इधर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 51 का स्क्वायर होता है 2601, तो एक एक दो के बाद पॉइंट लगेगी, इधर आ चुका है, इसका स्क्वायर कर दिया है। इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा और 100 हो जाएगा माइनस 1600, यानी कि अंडरूट था वो हट चुका है। आगे बात करें, ये 1600 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1626.01 इतना आ जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से भी यदि पॉइंट हटाएं तो नीचे 100 आ जाएगा, इस 100 से ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बन चुका है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बराबर हमारे पास आ चुका है 162601, ये आपके पास आ चुका है। तो ठीक है, ये गलत का है, मगर सिग्मा एक्स आई का मतलब है कि हर नंबर का स्क्वायर किया और फिर उनको जोड़ा गया, जो कि इतना आया है। तो ये हमारे पास क्या है, गलत आया था, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि सही सिग्मा एक्स आई निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो जितना था ये 162601, इसमें हमने गलत क्या जोड़ा गया, किसका स्क्वायर गलत जोड़ दिया था, 50 का, तो उसको तो घटाना पड़ेगा 50 के स्क्वायर को। और एक्चुअल संख्या क्या थी 40, तो 40 के स्क्वायर को हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। करें 162601, ये हो जाएगा आपका 2500, ये आपका हो जाएगा 1600, इतना हो जाएगा। आप जब इनको करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, घटाने पे 16 17 और 01, 16 17 01 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जो सही सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है वो हमारे पास आ चुका। तो अब सही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, अंडरूट, उसकी जगह तो ये रख दोगे 1701, नीचे एन की वैल्यू आप 100 रख दोगे, फिर माइनस, ठीक है। एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था अपना, एक्चुअल माध्य कितना आया था, 39.9 आया था। इसका यदि आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, इसका स्क्वायर आता है आपका 1592.01, तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा 1592.01, ये रखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से आया है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये दो स्थानों बाद तो नीचे ये है, तो ये कितने स्थानों के बाद पॉइंट चली जाएगी, 2 के बाद चली जाएगी, तो 01 से 01 कट जाएगा। और आप इस 16 17 में से जब ये घटाओगे तो आपका अंडरूट के अंदर 25 बचेगा, जो कि 5 आएगा मान। तो सही स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ गया है, 5 आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया है, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब देख लो भाई, जिसको एग्जाम में ये सॉल्यूशन करना है तो पूरा का पूरा बाकी पूरा पेपर छूट जाएगा उसका। तो इस प्रकार से हमें कहीं कहीं के ऊपर क्या करना पड़ता है, कहीं पे हमें तुक्का भी देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के मारना पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर इस प्रकार से हम 3 कर सकते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 72 हो चुका है। तो ये मैंने आपको पूरा मेथड भी बता दिया है। इसके बाद में बात करते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 74। 20 प्रेक्षणों का प्रसरण या वेरिएंस 5 दे रखा है, प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना किया जाए तो प्राप्त प्रेक्षणों का प्रसरण ज्ञात कीजिए।
तो प्रसरण या वेरिएंस की बात करते हैं, जब भी प्रत्येक फ्रैक्शन को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्रसरण पर क्या असर पड़ता है। यदि मैं x से गुणा करता हूं किसी भी संख्या को, प्रसरण पर क्या फर्क पड़ता है, x का स्क्वायर उसके अंदर गुणा हो जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। या फिर प्रसरण के अंदर यदि हम x को जोड़ते या घटाते हैं तब नो चेंज, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब फर्क पड़ता है, जब उससे कोई संख्या को गुणा किया जाता है और गुणा करने पर कितना फर्क पड़ता है, स्क्वायर हो जाता है, उस संख्या के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, उस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाता है। तो जैसे यहां पर 2 से गुणा किया गया है, प्रसरण 5 था, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हो चुका है। आगे बात करते हैं, ये आप कर लेंगे। सवाल नंबर 77 की बात कर रहे हैं। 5 वर्गों के परिमाप क्रम से आपको दे रखें, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो 5 वर्गों के परिमाप आपको दे रखे हैं, एक का 24 दे रखा है, एक का 32 दे रखा है, एक का 40 दे रखा है, एक का 76 दे रखा है, एक का 80 दे रखा है। सबके परिमाप दे रखा है, तो भुजा हम निकाल सकते हैं। 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, इसको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको दोगे तो 8 आ जाएगा, इसको दोगे तो 10 आ जाएगा। इसको 4 का भाग दोगे तो 38 19 हो जाएगा, और इसको दोगे तो 20 आ जाएगा। तो सबकी बुझा आ चुकी है, क्योंकि ये परिमाप था, 4 से भाग दे दिया है। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि सबका स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का 64 होता है, 10 का 100 होता है, 19 का 361 हो जाएगा, 20 का कितना होता है, 400 होता है। ये हो चुका है। सबको जोड़ो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100, और ये 100 200, और ये 400 600, 600 और 300 961 आ चुका है। 961 आ चुका है किसी का टोटल क्षेत्रफल। तो ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, 961 है तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यदि अब पूरे का पूछा है, इसके बराबर क्षेत्रफल हो तो उस वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो आप इसकी यदि भुजा निकालते हो, भुजा 961 किसका आता है, 31 का स्क्वायर होता है 961। यदि आप नहीं पता है आपको, तो पीछे से 2 के टुकड़े बनाओ, एक तो आपका हो जाएगा 61 और एक हो जाएगा 9। अब एक आ रहा है पीछे, इसका मतलब या तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है या 9 से हुआ है। अब आगे कितना है, 9 है, तो इससे छोटा स्क्वायर कितना होता है, 3 का होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, या तो 31 का है या 39 का है। अब बीच में एक संख्या 35 आती है, 35 का स्क्वायर निकाल लो आप, 1225 आता है, यानी कि 961 1225 से छोटा है, इसलिए 31 का होगा। भुजा आपकी कितनी आ चुकी है, 31 आ चुकी है। ये हो चुका है, यहाँ लिख देते हैं, 1225 होगा इसका। इस प्रकार से हो चुका है भुजा, 31 हो चुकी है। अब आपसे इसका परिमाप पूछा है, तो भुजा आपके पास आ चुकी है, तो परिमाप निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 124 आ जाएगा इसका परिमाप। तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। अब ये सवाल है, ये आप कर लेंगे। सवाल नंबर 81 की बात करते हैं। किसी वर्त में 60 डिग्री का केंद्र कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करता है, तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्तखंड का कोण कितने का है, 60 डिग्री का कोण है, और चाप की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको देखो कोण किस में दे रखा है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चाप के लिए, चाप के लिए रेडियस होता है इंटू थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, थीटा यहाँ रेडियन में है, ये चीज इसमें भूलनी नहीं है। अब देखो, थीटा आपको डिग्री में दे रखा है 60 डिग्री, तो रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करोगे, पाई बटे 180 करोगे, ठीक है। यहां से काटोगे 3 आ जाएगा, पाई बटे 3 आ चुका है। और चाप की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर दे रखी है। आर का मान रेडियस ज्ञात करनी है, और ये आपके पास पाई बाई 3 आ चुकी है। तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 35 इंटू 3 बट्टे पाई, इस प्रकार से आ जाएगा। और सरल करोगे तो 105 बट्टे पाई आ जाएगा। आर का मान आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालना है। तो सवाल नंबर 83, किसी संख्या के
1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है। यानी मान लिया एक संख्या x है, इसका 1/2, इसका 1/3 और इसी का 1/5 का योग इस संख्या से 12 अधिक है। यानी कि इसमें 12 जोड़ दे तो इन तीनों के योग के बराबर आ जाता है। यहां से x आप कॉमन लेते हो तो 1/2, 1/3, 1/5 ये बराबर है x + 12 के। ठीक है, आप इनका यदि एलसीएम लेते हो 6 5 30 आ जाएगा, भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, 10 आएगा, 6 आएगा, इतना आएगा। और इधर x + 12 वही है अभी भी। अब क्या करेंगे हम, 15 और 10 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31/30 हो चुका है। यहाँ पर x इनसे मल्टीप्लाई है, इधर x/12, x + 12 है। अब क्या करोगे आप, इस 30 को उधर ले जाओगे, उधर जाके ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30x + 12 36 360 हो जाएगा। आगे बात करें, इधर लाओगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो वो संख्या कितनी आ चुकी है आपकी, 360। ऑप्शन नंबर 4 आ चुकी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 84 था, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। पूर्ण वर्ग यानी कि ऐसी कौन सी संख्या जो वर्ग है इनमें से बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या तो 99999 ये नहीं होती है। यदि हम बात करें तो देखो आप क्या करोगे, यानी कि सबसे बड़ा क्या होता है, 9999 होता है, ये होता है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके आसपास आप यदि वर्ग देखते हो तो हम देखते हैं कि यदि हम 100 का वर्ग की बात करें कितना आता है, 4 जीरो, ये 100 का वर्ग आता है 10,000। 10,000 किसका वर्ग है, 100 का वर्ग है। तो इससे छोटा वर्ग निकाल के देख लेते हैं क्या इसका है क्या, 99 का वर्ग आप निकाल के देख लो। 99 का यदि आप वर्ग निकालते हो तो एक तरीका बता देता हूँ आपको। देखो तरीका क्या है 99 का वर्ग निकालने का, 100 से कितना कम है 99, एक कम है। ठीक है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। तो 0 1 लिख दिया पीछे के 2 अंक। अब जितना कम है, जितना कम है ये 100 से, उतना और कम कर दो। यानी 99 था तो 99 में से एक और कम कर दो, कितना हो जाएगा 98। तो 99 का स्क्वायर ये होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा पूर्ण वर्ग सबसे बड़ा, इसके बाद में कौन सा, यही होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से करना है आपको ये सवाल। सवाल नंबर 86 की बात करें, दी गई सूची के अनुसार कितने विद्यालयों ने 2 क्रमागत वर्षों में 15 से कम स्वर्ण पदक जीते। 2001, 2000, 2003, 4 इस प्रकार है, 5 स्कूल दे रखे हैं आपको। अब क्या कहा है इसने, देखो कितने विद्यालयों ने 2 क्रमागत वर्षों में 15 से कम स्वर्ण पदक जीते, यानी कि क्रमागत लगातार 2 वर्ष में 15 से कम कम जीते। तो पहले स्कूल की बात करें, यहाँ 20 जीते हैं, यहाँ 15 से कम जीते हैं, मगर लगातार कहीं पर भी नहीं है। यहाँ भी यदि चेक करोगे तो लगातार नहीं है। यहाँ देखोगे तो यहाँ तो 14 है, मगर यहाँ 15 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी क्रमागत 15 से कम नहीं है। मगर डी के अंदर यहाँ पे देखो, एक बार 8 मिले, एक बार 14 मिले, दोनों 15 से कम है। तो एक तो स्कूल डी हो गया, और एक ही यहाँ पर मिला है 15 से कम लगातार, 5 और 12 लगातार की बात चल रही है, क्रमागत बोला है। तो 2 ऐसी जगह है। तो 2 कितने विद्यालयों ने, तो 2 विद्यालयों ने, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 87, यदि कुल उत्पादन 8100 टन हो तो चावल की उपज क्या होगी। चावल देखो 40वां भाग है, 40 डिग्री भाग है इसका 360 का। तो हमें ये 40 डिग्री भाग निकालना है, पूरा 8100 है, 81 का ये निकालना है। तो इस प्रकार से करना है आपको। अब आप इससे काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, और 9 से काटोगे तो 900 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करें,
दी गई तालिका के अनुसार 2001 से 2005 तक निम्न में से किसकी उत्पादन वृद्धि सर्वाधिक रही? 1 से 2005 तक उत्पादन वृद्धि सर्वाधिक रही। गोल्ड की बात करते हैं तो क्या करोगे आप? 2005 में जो संख्या है उसमें से आप 24 घटा दोगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा, 6 61 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं तो 103 में से आप क्या करोगे? 87 घटा दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 आया 16 आ जाएगा। 54 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ये, और ये आपका 4 आ जाएगा। 69 में से 27 घटाओगे तो 2 आएगा, 4 आएगा ये। अब जो यह आया है इसको आपको डिवाइड करना है किससे? कि हमें पूछा गया है वृद्धि दर निकालनी है सर्वाधिक। तो अब हमें दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग का डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 27 है। अब देखो आप सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सी है? भाग दो, जो सर्वाधिक आता है वही। 24 का भाग 61 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 और 24 थी 72, यानी +2 आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। इतना 3 बार भाग जा नहीं रहा इसलिए +2 आएगा। यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ पर तो 1 भी नहीं आ रहा, <1 आ रहा है। ठीक है, ये तो काफी कम आ रहा है, ये तो पॉइंटों में आ रहे हैं, ऐसे ही कह दे बात। यहाँ पर यदि बात करें कितना आ रहा है? 12 तिया 36 होता है, यानी +3 आ रहा है। और यदि यहाँ करें 27 +1 आ रहा है। ठीक है, 1 से ज्यादा आ रहा है, 2 से कम आ रहा है। तो सबसे अधिक कहाँ आ रही है दर? यहाँ पे आ रही है, ऑप्शन नंबर कॉपर में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉपर या तांबा बोल दो आप। सवाल नंबर 89 की बात करें, तालिका में अनीता सुनीता नामक 2 सहेलियों द्वारा एक सेमेस्टर परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। उनके कुल प्राप्त अंक प्रतिशत में कितना अंतर है? यानी कि दोनों का प्रतिशत निकालना है और उनका अंतर बताना है कि कितना अंतर है प्रतिशत में। तो सुनीता अनीता को देखो कुल टोटल कितने मिले हैं? 70 50 45 और 30 को जोड़ना है आपको। देखो 70 और 30 को यदि हम जोड़ते हैं, यदि आप इनको जोड़ोगे 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100 और ये 150 195 हो जाएंगे। कुल टोटल जोड़ोगे तो 200 और ये 300 हो जाएंगे। सुनीता के यदि जोड़ोगे आप तो ये देखो, यदि मैं इसके अंदर 15 जोड़ दूं तो ये 100 हो गए हैं, 100 हो गए, और 10 इसमें जोड़ दिए तो ये 200 हो गए, 200 और ये 40 तो ये आपके 240 हो गए। यहाँ 300 आ जाएंगे, इस प्रकार से हो गए, 300 हो गए। अब देखो क्या करना है हमें, अनीता के परसेंटेज निकालने हैं। कैसे निकालो? 195 नंबर आए हैं किस में? 300 में से। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये तो अनीता के हो गए। सुनीता की बात करते हैं, 240 आए हैं इसमें से 300 में से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। इनका यदि अंतर निकालना है तो बड़ा कौन सा है? सुनीता के 240 आए हैं, इसके 195 आए हैं, तो सुनीता में से अनीता घटा देते हैं, थोड़ा सरल कर देते हैं। यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 कट गई। चलो 3 का भाग भी दे सकते हैं, मगर चलो अभी नहीं देंगे हम। सुनीता माइनस अनीता कर दो, अंतर पूछा गया, इनका परसेंटेज तो हमने निकाल लिया ये मान, इनका अंतर निकालो। तो 240 में से 195 आप घटाओगे, दोनों के नीचे 3 3 है तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो ये घटाओगे तो देखो 40 और 5 45 हो चुका है, बटे 3 करोगे तो 15% आ चुका है। कितना आ चुका है? इनका अंतर 15% आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पेपर आज का है जो समाप्त हो गया है, और आज हमने 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट कर लिया। इन सारे सवालों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल योगेश मैथ पे मिल जाएगी। और कैसा लगा ये पेपर आपको कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के अंदर शेयर करना दोस्तों मत भूलिए। और मिलते हैं इसी प्रकार के अगले पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।